बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। देश को जवाब दो। हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर, उस खबर पे होता है शनिवार को देश को जवाब दो। बगैर कहीं कोई लाग लपेट के जहां मैंने कल छोड़ के गया था, मैं वहीं से बात को शुरू कर लेता हूं। अब से कुछ देर पहले आप रिपोर्ट भी देख रहे थे और टेलीविजन सेट पर आखिर ये पूछा जा रहा था कि आखिर विरोध के नाम पर उपद्रव क्यों। ये बहुत अहम सवाल है जो कि पॉलिटिकल स्फेयर में घूम रहा है और पूछा जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर ये विरोध और विरोध का जो उपद्रव, उसके बारे में कोई बयान क्यों नहीं। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज से। लेकिन एक सवाल और पूछा जाना चाहिए और वो ये कि ये जो स्कीम है, जो ये भर्ती की ये योजना जो है, अग्निपथ है, अग्निवीर जो बन के निकलेंगे और जो सेना में तैनात होंगे, वो योजना को लेकर आखिर कोई संशय या सवाल ये दिमाग में है तो निश्चित तौर से पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन उपद्रव जो है उसकी तो सजा होती है और वो सजा होनी चाहिए। आर्मी मतलब, डिफेंस मतलब एक डिसिप्लिन होता है और एक डिसिप्लिन नागरिक कैसा होता है ये आर्मी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और इस देश में आर्मी का क्या रुतबा है, मैं शब्द रुतबा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या रुतबा है और क्या उसकी पहचान है, हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं। कोई बड़ी भूमिका नहीं, कुछ नहीं, सीधे मेहमानों से पहले तारुफ जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। एयर कमांडर कार्तिक काले साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एयरफोर्स से हैं, आते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो निश्चित तौर से हम आज उम्मीद करते हुए जवाब आज मिलेंगे। कुछ देर बाद बीजेपी की प्रवक्ता भी यहाँ पे मौजूद होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल मिश्रा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। कर्नल अशोक केनी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच कर्नल। और आमिर हैदर जैदी साहब बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, कई मौकों में पहले भी आए हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पटना से जो इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अजय आलोक जी हैं। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहीं पर हो रही हैं, बिहार से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, राजस्थान से भी खबरें हैं और हरियाणा से भी खबरें हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं आलोक, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहता हूं कि आखिर ये विरोध है और ये विरोध ये उपद्रव में तब्दील हो गया तो आखिर क्या वजह क्या है। देखिए, अगर सेना पे विश्वास नहीं, सेना के एक्सपर्ट्स पे विश्वास नहीं, तब तो ये मेरा सवाल बेईमानी है। लेकिन अगर सेना पे विश्वास है, अपनी देश की सेना पे विश्वास है, सेना के एक्सपर्ट्स पे विश्वास है, जो वहां सर्व कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उन पर विश्वास है, तो ये सवाल बहुत जायज है। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं अजय जी, आखिर ये उपद्रव क्यों है और क्यों हो रहा है। अजय आलोक पटना से। देखिए प्रतीक जी, ये उपद्रव बिल्कुल प्री प्लान था। मैंने कल सुबह में ही इसके बारे में एक ट्वीट किया था कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, बस और ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, स्कूल बस के बच्चों पे पत्थर चला रहे हैं, वो छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि छात्रों में संवेदना होती है, वो छात्र हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सुनियोजित और प्रायोजित था। 10 मिनट के अंदर 25-25 की फौज पहुंचती है, मुंह में कपड़ा लगाए हुए और हाथ में डंडा होता है, कपड़ा बंधा हुआ, पेट्रोल में डिप करते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये प्रवृत्ति कम से कम 25-30 जगह देखने को मिली है। और आज पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा बयान जारी करके ये आज घोषणा कर दी कि सारा कल का सारा हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। आज बिहार में विभिन्न जगहों से 650 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3-3 कोचिंग संस्थान जो कि सिपाही कोचिंग संस्थान चलाते थे आर्मी में भर्ती के लिए, उन पे एफआईआर हो चुकी है, उनके मालिक फरार चल रहे हैं। दबिश हर जगह से हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल राजनीति के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए एक स्कीम जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं, उसके बारे में आप अनलगल एक आडंबर खड़ा करना उसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, युवाओं का भविष्य मिट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर बाद। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के भी वहां जुड़ेंगे और एक नेता और भी वहां से जुड़ेंगे। सीधा सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं, जब सुनियोजित है, पॉलिटिकल कहीं उसमें विल ऐसी काम कर रही है कि कहीं विरोध इस तरह का कपड़े लपेट के जाना, पेट्रोल से, जैसे आपने सुना अभी प्रवक्ता कह रहे थे, पेट्रोल से कपड़ा लपेट के बोगियों को जला देना, यह किस तरह का विरोध है, यह कौन सा विरोध है।
मैं आ रहा हूं, डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन सा विरोध है? त्रिवेदी जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा विरोध जो हो रहा है उसका कांग्रेस तो कभी भी समर्थन उग्र विरोध का नहीं कर सकती। आप विरोध भी तो नहीं कर सर, नहीं। जो विरोध कर रहे हैं, मैं आपको अहिंसक विरोध करने के लिए उनके खिलाफ आप खड़े भी नहीं हुए। खड़े हुए। हमारे सोनिया जी ने आज पत्र लिखा है कि आपको अहिंसात्मक रूप से, आपको गांधी जी के दिखाए हुए तरीके से, जैसे किसानों ने सरकार को झुकाया था उसी तरीके से आप शांति प्रिय ढंग से करें, क्योंकि सरकार के ही लोग कुछ इसमें मिल जाएंगे, आपको बदनाम कर देंगे, जैसे किसानों को करने की कोशिश की थी। आज वो उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार काम नहीं करती है, सरकार वादे नहीं पूरे करती है, सरकार वादे पूरे नहीं करते हैं जो जवानों और किसानों को। त्रिवेदी जी, आप सोचिए, सरकार के जो आज मुखिया है उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया था रिवाड़ी से, और क्या कहा था? 1 रैंक 1 पेंशन किसानों जवानों के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और करने को क्या किया? ये हालात, 9 रैंक 9 पेंशन ये कर दिया। ये किसानों को कहा था कि मैं आपकी आय दुगनी कर दूंगा, आज ये 22 चल रहा है, तो 22 में क्या हालात है? त्रिवेदी जी फिर सुनिए, जय जवान जय किसान यह सम्मान से लिया जाता है। जय जवान जय किसान। जी, मैं आपके साथ यहीं खड़े होकर कहना चाहता हूं कि जो 40,000 इस बार भर्तियां होंगी वो 40 की 40,000 आज जरूर 1 लाख की है। 18 साल तक। वीरेन जी, प्लीज लिसन मी। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन सर, ऑडियो डाउन सर, ऑडियो नहीं जा रही आपकी। नाउ प्लीज लिसन मी। मैंने कहा वीरेन जी, मैं आपके साथ वहीं पे खड़े होकर डायस पे ये कहना चाहता हूं कि वो जो 40,000 भर्तियां हो वो पूरे 18 साल के लिए हूं, वहां पे खड़े होकर कहना चाहता हूं मैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। नाउ प्लीज लेट मी, प्लीज आंसर मी। 2004 के बाद पेंशन को लेकर क्या है आपको मालूम है? सेना का बजट 5.25 लाख करोड़ है, जिसमें से लगभग 50% हिस्सा पेंशन और सैलरीज में जाता है। और आपको मालूम है ये वो सेक्टर है जहां पे मुझे मॉडर्नाइजेशन, जहां वेपन्स, जहां पे इक्विपमेंट्स, जहां प्रोक्योरमेंट्स, सारी चीजें चाहिए। और हम और आप, कोई भी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और देशवासी इस बारे में समझौता नहीं कर सकता है। राइट सर? राइट सर। मेरा सवाल फिर ये आपसे, हाँ पूछिए, कि जो पेट्रोल जला रहे हैं, पेट्रोल से गाड़ियां जला रहे हैं, जो जिसका कि हमारे पटना में बैठे हुए जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो सही है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उग्र प्रदर्शन का हम विरोध करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक। विशाल जी, नाउ प्लीज आंसर। और त्रिवेदी जी एक चीज सुन लीजिए, जो देश के तिरंगे और देश की आन बान शान के लिए ये लोग वो नहीं है कि कुछ और करने जा रहे, देश की आन बान शान और भारत मां के रक्षा के लिए तो ये तिरंगे में लिपट के आना चाहते हैं। ये कोई भीख मांगने नहीं जा रहे सरकार से। देखिए ये भावनात्मक रिश्ता है। स्मॉल रिएक्शन फ्रॉम यू विशाल। देखिए प्रतीक जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि आज अगर हमारे युवाओं को 25 साल की एज, 27 साल की एज तक आते आते एवरेज नौकरी मिल रही है, अगर वो 17 साल की एज में नौकरी उनको दी जा रही है, वो भी देश सेवा का, राष्ट्र सेवा का, जो हम लोग भी बचपन में सोचते थे, मैंने भी एनडीए दिया है, सीडीएस दिया है, हर युवा का पहला सपना होता है देश सेवा में, सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का। उस पर इस प्रकार के दंगे, इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां और कांग्रेस की तरफ से एक लफ्ज नहीं निकलता है कंडेम करने के लिए। सुनिएगा ना, मैं चुप रहा। प्रतीक जी मुझे इनको एक्सप्लेनेशन देना है। देखिए अभी आपको क्या पता, एनडीए अभी बोल लीजिए, किस उम्र में दिया? एनडीए दिया तो किस उम्र में दिया? आप बोल लीजिए, आज ही चालू होगी। देखिए इस देश में पब्लिक है, पब्लिक के बीच में मैसेज जाना चाहिए बहुत लाउड एंड क्लियर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसानों की बात कर रहे थे, जो किसान हमारा 70% करता था नेशनल इनकम में योगदान, इनकी सरकार तक आते आते घट के क्या % हो गया? किसानों का जो हाल आपने किया है, बात सुनिएगा। अरे इनके कांग्रेस की कार्यकाल में कब किसान दिया गया? विशाल जी मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन आज विशाल जी, मैं आपका सवाल लेना चाहूंगा। मैं सरकार नौजवान मजदूर अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि पैनल में एक महिला है, तो देख के हो सकता है कुछ शांति आ जाए। लगता तो नहीं है, कांग्रेस के ये कहीं से संस्कार दिखते तो संस्कार आपके फ्रिंज एलिमेंट, आपको कहा जाता है, आपको इस्तीफा लेना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और आप हमें मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, ना फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ ना किसान की तरफ। मैं सीधा सवाल रखना चाहता हूं। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछा, आपको सब मैं आपके पास आ रहा हूं।
ये जो सड़क पे उपद्रव हो रहा है, जिसका कि जिक्र अभी कुछ देर पहले पटना में बैठे हमारे सामने जो पैनल में मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे थे, उनको सेना में क्या हम भर्ती कर पाएंगे या भर्ती कर लेना चाहिए? भर्ती कर लेना चाहिए, इस पर सीधा जवाब दीजिएगा मुझे। त्रिवेदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी आज इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनकी गलत नीतियों से लड़ रहे हैं, इनकी नीयत खराब है, इसलिए नीति खराब बनती है। और सर मैंने सवाल पूछा, मैंने जो सवाल पूछा, आप किसी भी जी मैंने जो सवाल पूछा ऐसी सोच में नहीं, अगर नहीं जवाब है हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, हम हिंसा का जवाब और आपके कैरियर से खेल जाएंगे ये लोग। सर मैं जवाब देता हूं दोस्तों, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है। आप भर्ती के लिए जाएंगे तो आपके लिए कुछ सेना मतलब होता है डिसिप्लिन, और जो आप अगर अपनी ही ट्रेन में आग लगाते हैं, सफर आप ही को करना है, हमको करना है, संपत्ति हमारा। ऑफ कोर्स आलोक कुछ जोड़ना चाह रहे थे ना इनकमिंग साहब। आलोक जी मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूं प्रतीक। मैं अब जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं हूं। पार्टी ने मुझे 4 दिन पहले निकाल दिया है और मैंने अपनी मुक्ति को बहुत सरलता से और सहजता से ग्रहण कर लिया है, इसलिए जनता दल यू को मेरे नाम से न जोड़े। बहुत अच्छी बात है, करेक्शंस होने चाहिए, और करेक्शंस सरकार ने भी किए। योजना में सरकार ने कहा कि 21 नहीं 23 कर लेना चाहिए। ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है। ऑफ कोर्स आपने कांग्रेस ने सवाल पूछा तो नतीजा है। मैं तो कह रहा हूं, आपको क्रेडिट दे रहा हूं, मैं सारा क्रेडिट लेना चाहते, लेकिन इसमें नहीं कहने देंगे सड़क से हट जाओ, सड़क से हट जाओ, इसमें नहीं बोल पा रहे वीरेंद्र जी ना, प्लीज। देखिए मैं बस एक छोटी सी बात कांग्रेस प्रवक्ता की करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई जो है वन रैंक वन पेंशन से कहानी शुरू करता है, परंतु कांग्रेस के काल में वन रैंक वन पेंशन का क्या हाल हुआ और उसके बाद मोदी जी ने क्या किया वो सबने देखा है। तो मैं उस बारे में उसके बाद आगे कुछ नहीं बोलूंगा। वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा बर्डन है इस देश पे, और किस तरह से निभाया जाएगा वो सरकार अपने आप तय करेगी, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो बिल्कुल सही तरीके से तय करेगी। और दूसरी बात प्रतीक जी, केवल एक करेक्शन, 50% नहीं, इस समय 65% जो है हमारा रेवेन्यू बजट जो है, यानी 50% टोटल बजट जो है वो डेफिनेटली सैलरीज और पेंशन्स में कटता है। इतना बड़ा बर्डन जो है वो कोई भी सरकार, कोई भी फौज वो इस बर्डन को ज़्यादा देर तक बियर नहीं कर सकती है। आपको पता है कि 2 तरीके की फौजें होती हैं, एक मैन पावर इंटेंसिव होती है, एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होती है। हमारी फौज पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 20 सालों से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव की तरफ बढ़ना चाहती है, परंतु बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि कैपिटल बजट जो पैसा चीज़ें खरीदने के लिए लगाया जाता है वो बहुत कम रह जाता है। मैंने बताया आपको 50% पैसा ही रह जवाब दे दिया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ जी। तो कैन वी अफोर्ड, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल फोर्स रही है और जो हमारी ताकत रही है वो मैन पावर रही है, तो हम टेक्नोलॉजी से इसको रिप्लेस कर रहे हैं क्या? देखिए ऐसा होता है, 50-50 की तरफ सोच रहे हैं या हाँ, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है, हर चीज का एक राइट मिक्स होता है। अगर आप नींबू पानी में बहुत ज्यादा नींबू डाल देंगे और पानी कम तो वो भी खराब होगा, पानी ज्यादा डाल देंगे नींबू कम तो वो भी खराब होगा। तो हर चीज का एक करेक्ट मिक्स होता है। उस करेक्ट मिक्स को ढूंढने के लिए ही ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, ताकि आप धीरे धीरे उस करेक्ट मिक्स तक पहुंच जाएं। राइट सर, मैं आ रहा हूं, मैं दोनों पॉइंट पे बात करूंगा। वो पॉइंट ये है कि जो 4 साल के लिए जो नियुक्तियां होंगी सेना में, उनके लिए मेडिकल हेल्थ को लेकर क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान सरकार को कर सकती है या सोच सकती है या आगे सोचेगी, इस पर बात जरूर हो रही है। और एक इंश्योरेंस, हाँ, जो वो वहां पे काम कर रहा है उसका तो इंश्योरेंस ही है, अगर कुछ होता तो 1 करोड़ रुपए तो है, लेकिन इसके अलावा परिवार को लेकर एक बात कही जा रही थी, जो परिवार में है उनके इंश्योरेंस को लेकर क्या बात हो सकती है, तो जरूर ऑफकोर्स उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आना चाहता हूं ऑफकोर्स सर आपके पास। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज के दिन में कौन करता है? पॉलिटिशियन करता है या रास्ते में जो जलाने वाले गुंडे करते हैं? 3 चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, उन्होंने 1.5 साल से पिछला अपना ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के बाद डिस्कस करके आज का माहौल, आज का टेक्नोलॉजिकल वार हमने देखा, यूक्रेन और रशिया का वार में कितना फौजी और कितना मॉडर्न वेपन इस्तेमाल होता है। फ्लैटली सेइंग दे आर गुंडास, दे आर 100% गुंडास। अगर अग्निवीर होते डिसिप्लिन, क्योंकि मैं भी कम से कम सुबह से उठ के 5 बजे से 5 किलोमीटर भाग के 18 साल का एज से 21 साल एज तक। अशोक जी, अशोक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आग कहीं भी लगी हो, आग बुझनी चाहिए। अगर वो भटके हैं तो उनको अपने ही हैं, उनको रास्ता पे लाना पड़ेगा, ये तो कहना पड़ेगा। मैंने कल बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा, डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि जस्ट गिव मी, ये इनसे सारे लोगों को मुझे दे दो, जो ये जिनके हाथों में पत्थर हैं,
हम उनको डिसिप्लिन करके बता देंगे कैसे डिसिप्लिन होता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन एक है कि आज एक समझने का जरूरत है। एक फौजी के जगह में 4 फौजी भर्ती होता है, साथ साथ महिला भी आ सकते हैं। ये पहली बार। अब महिला के बारे में कभी आपने इतने जो गुंडेस के अंदर महिला को देखा आपने? क्योंकि उनका पहला एंट्री हो रहा है, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? अशोक जी, मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। हाँ कि मैंने उपद्रव जरूर कहा। मैं जानता हूं हिंदी भाषा भाषी नहीं है आप, इसलिए उस शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो नहीं है, मुझे मालूम है। आप देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं हैदर साहब, और आपको आप हिंदी के जानकार हैं, उर्दू के जानकार हैं, इसलिए आप मेरे शब्द को, उस शब्द को आपने पकड़ लिया, मैंने भी पकड़ लिया। मैंने कहा मैं वो हिंदी भाषा भाषी नहीं, इसलिए मैं उस शब्द के लिए हटा रहा हूं, ऑफकोर्स हटा रहा हूं। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है उसकी सजा होती है सर, और वो सजा ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन आई एम कमिंग टू। मैं एक सबमिशन करता हूं। राइट सर। सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम देशम। देश सबसे ऊपर होता है। अगर क्या बात है? एक दिन भी अगर एक दिन भी एक इंसान को वर्दी पहनने का मौका मिलता है और सैल्यूट करने का मौका मिलता है तो वो गर्व की बात है जी। और फौज प्रोफेशनल नहीं है, कैरियर नहीं है। फौज जज्बा है। सर्विस के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं। राइट सर। और हमारा कमांडर, मुझे मालूम है हमारा कमांडर राष्ट्रपति है, ये मत समझना। हमारा कमांडर राष्ट्रपति है। राइट सर। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर राष्ट्रपति नहीं है। ऑफ कोर्स सर, इसी वजह से आपका सम्मान है। दुनिया के बाकी देशों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहां सेना का क्या रुतबा, मैंने पहले भी बोला, क्या जज्बा है, क्या सैल्यूट है, और क्या उसको किस तरह से हम लोग ऊपर देखते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। इसीलिए अफसोस है, और इसीलिए जब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे पटना पे बैठे हुए थे, उन्होंने जो कमेंट किया था ना सर, आई एम कमिंग टू यू सर। प्रतीक जी, कहां से शुरू करें? देश को जवाब देना है, लेकिन देना विपक्ष की पार्टियों को है। किस हैसियत से बोलें? जिस हैसियत से बोलें, कम्युनिस्ट पार्टी की हैसियत से बोलेंगे। उन्हें पहले ही आपने टुकड़े टुकड़े गैंग या माओवादी घोषित कर रखा है, तो ये तो मीडिया के मित्रों को सोचना है। दूसरे, अभी हमारे एक मित्र आलोक जी कह रहे थे कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा था। विपक्ष में अगर इतना मजबूत होता कि विपक्ष के बहकावे से किसान आंदोलित हो जाता, भड़क जाता, या नौजवान आंदोलन कर लेता, तो ये सरकार अनशन जो फैसले कर रही है ये नहीं कर सकती थी। आप मुझे बताइए, मुझे बताइए कि अनशन, देखिए दोनों शब्द हैं वहां। ऑफ कोर्स आलोक जी ने कहा, आलोक जी ने कहा, मैं सर प्रतीक जी, मैं सुनियोजित शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, और कहा कि मुझे बताइए कि 15 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कैसे कोई पेट्रोल में भीगे हुए चीजें लेके आ जाता है। और ये आप मुझे बताइए, ये शब्द अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो क्या गलत? मैं प्रतीक जी आपके शो का हिस्सा इसलिए हुआ कि मैं आपको ये कौमी तर्जुमान मानता हूं और रोड का पत्रकार मानता हूं। शुक्रिया। और पिछले 3 साल से किसी डिबेट का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता, ना होना चाहता हूं। सरकार, हमारे यहां न्यायपालिका के अंदर जो देवी बनी हुई है, उसकी आंख पर पट्टी बनी हुई है, बगैर देखे सबूतों के आधार पर फैसला करती। आ रहा हूं आलोक जी, लेकिन आज वो पट्टी खुलकर आंख पे नहीं रही, अब वो पट्टी मुंह पर आ गई है। मुंह बंद है, आंख से पोशाक देखकर फैसला किया जाता है। वो पोशाक देखकर न्याय हो रहा है, पोशाक देखकर कार्रवाई होगी, पोशाक देखकर कुछ और होगा। वन रैंक, एक मिनट प्रतीक जी, मुकम्मल होने दीजिए बात। वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाती देश के अंदर। काश गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता। जब रेवाड़ी की भाषा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब कहा था कि अगर मैं देश का पीएम बना तो 1 रैंक 1 पेंशन इस देश में लागू करूंगा। सवाल ये बन जाता है, अभी ये 2 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हमारी शिक्षा पद्धति पे क्यों नहीं बात कर रहे कि इसकी जितनी भी सरोकार है, जो दोष दिया जा सकता है, सवाल ले लेता हूं, शिक्षा पद्धति, फिर मैं आता हूं। अभी इन बच्चों से आप पूछें आपका प्रेरोगेटिव है, बनना चाहते हैं। मैं पहले सवाल ले सकता हूं, आपसे भी पूछ सकता हूं, क्योंकि पैनल में अकेले आप हैं। आप ही को संभालना है, ठीक, ऑफ कोर्स। जो चाहें। ये डिसिप्लिन कार्यकर्ता की तरह इन्होंने बोला है। जी, कौन सवाल पूछना चाह रहा था इधर? जी, मैं आ रहा हूं। जी बताइए सर। एक छोटा सा सवाल और सटीक जवाब चाहता हूं। क्या यही बच्चे जो आज कर रहे हैं, यही बच्चे हमारी सेना में जाएंगे? एक छोटा सा सवाल सर, और सटीक जवाब तो दिया। और इन्हें छात्र कहा जाएगा?
जवाब और ये दिया ना। छात्र हैं सर, जवाब दिया ना, ये छात्र हैं जवाब सर, दिया ना। विपक्ष नहीं ये सुन छात्र लीजिए, हैं, इन्हें विपक्ष छात्र कहा के जाएगा अंदर सर। अगर इतनी जान 17 होती, साल की उम्र में, नहीं एक चीज छोटी बात बताओ भड़क सकते 17 थे। साल की उम्र तो में ये सरकार सर, अनशन सर, फैसले नहीं सर करती। सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, 17 साल की उम्र हर काम में दोष क्या सरकार आप को। अपने बच्चे को ट्रेन चलाने के लिए हर काम आप सरकार बोलेंगे? दोष को। और ये आप 17 साल के बच्चे हैं बुलडोजर सर घर पे जो जाके देश में आप उपद्रव मचा उनके रहे घर पे हैं। बुलडोजर लगाइए ना, ऐसा संभव है? यूएपीए के तहत कार्रवाई कितनी बात कीजिए कर ना। रहे हैं आप? मीसा में बंद कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहा है आप? क्योंकि आपकी देवी के आंखों में से पट्टी खुल गई है। नहीं वहाँ पोशाक देख रहे हैं आप। राइट प्लीज, जुबान से बात कर मैं रहे आ हैं। रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आ रहा हूं जी। जी मेरी सबको राम राम। मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया और इधर से इतना गुस्सा, वो तो ऑडियंस है, उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया, इतना गुस्सा। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, इसको कहते हैं भड़ास निकालना, कहीं पे भी भड़ास निकाल दो। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सड़कों पे भड़ास निकलवा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को भेज के, यूथ विंग को भेज के, 30-30, 35-35 साल के कौन से युवा हैं भाई, कौन से फौज में जाना चाहते हैं? यहाँ पर एक सेकंड साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। नहीं, अगर ये डिबेट करनी है तो मुझे डिबेट करनी अच्छी तरीके से आती है। अगर तू एमए की डिबेट करनी है, तू एमए की डिबेट करनी है, निगरानी कर रहे थे, देखो ट्रेनें चल रही थी, मस्जिदों की निगरानी कर रहे थे। मारेगा उस पे बुलडोजर बसें चल चलना रही- चाहिए। क्यों नहीं बुलडोजर चलता? क्या कह दिया हमने नहीं सुना। इन्होंने कहा जो पत्थर मारेगा बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए। जो ट्रेन चलाएगा उस पर क्या चलेगा सर? जो बसें चलाएगा उस पर क्या चलेगा? भाजपा के कार्यालय की जो चलेगा प्लीज गिव मी अ सेकंड। नहीं चलेगा। वो हमारे अपने हैं। प्लीज सुनिए सर, प्लीज अभी सुनिए। प्रतीक जी ने कहा कि ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। सुनिए। जवाब कम्युनिस्ट पार्टी सुनिए। देगी, नो, जवाब कांग्रेस देगी। देश में 70 साल से तो राज आप ही कर रहे थे। आपने तो देश को जलाया है, देश को जलते देखना चाहते हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी आप ने देश कब को राज कहां किया? चलते रहे देखना चाहते हैं। जलाया है, करना चाहते हैं आप। जलाया है, लूट के खाया है। किसने? आपने कांग्रेसियों ने जलाया है, लूट के खाया कांग्रेस से है। सवाल अब वो करो। मलाई नहीं मिल रही आप लोगों को भी, आप लोगों को भी बाबूजी मलाई नहीं मिल रही है। अब खट्टी छाछ वो लगती है, मलाई खाई थी ना, अब वो आपको खट्टी लग रही है बाबूजी। जब आपने चाचा बैठिए, समझ गए? सर मैं सुन लिए माननीयवर सर, देश के लिए कुर्बान होने वाले हम, शहादत देने अरे वाले देश हम, में हो इतिहास कहाँ? पढ़ लेना। देश में है कम्युनिस्ट कहाँ? पार्टी ने देश के लिए देश जो में जान है दी है कहाँ? किसी ये ने नहीं बताइए। दी। देश में है देश तुम चला रहे हो। करवाया आप तुम क्यों चला जला रहे रहे देश हो। को? अरे आप तो रोको। अरे सुनो ये जो यार, अग्निवीर मुझसे को बहस मत भेजे हैं, देश को जलाने के लिए 500 भेजे हैं रुपए लेके क्या? आप क्यों मजदूरी नहीं बन बोलते? गया। बोलना ना मैं चाहिए। आता हूँ, आपको रोकना मैं चाहिए, देश के लिए समझाना बोलता चाहिए हूँ। बच्चों मैं को 500 समझाना रुपए का चाहिए, मजदूर नहीं हूँ। बच्चों को ₹500 आपको मिलता है, समझाना भीड़ में चाहिए, आके खड़ा समझाना चाहिए भाई। उनमें से नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो, आपको तजुर्बे को सुनना चाहिए आपको सर, प्लीज सर, प्लीज तजुर्बे को सुनना चाहिए। आपको बच्चों को समझाना चाहिए। ये बच्चों को बच्चे समझा हमारे तो रहा अब हूँ। लोग आप उनको यूएपीए भड़का के रहे तहत हो। उन कार्रवाई बच्चों को करो। क्या पता है? उनके घरों में बच्चों के- बुलडोजर चलवाओ। कौन सा? चाचा, तो मैं आप ही के चाचा- बच्चे। अरे यूएपीए का अरे वो आप ही करता भेज रहे हो। चाचा मैं आपसे एक बच्चे सवाल वो भी पूछना थे जो चाहता हूं। सहारनपुर के अंदर लोगों पे सर, बिठाए थे। सर प्लीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा के इलाके के होंगे? जी वहीं कहे हुए नोएडा के हैं। हाँ, नोएडा और के। आपके यहाँ से लगभग हमारे समझ से 60 से 70% लोग बच्चा जो है सेना में जाता है। हाँ, जाता है 100% जाता है, 70 से ज्यादा ही जाता है। आप सही के मेरा छोटा भाई है जवान, मेरे से छोटा आर्मी से रिटायरमेंट है। मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायरमेंट थे, मेरे दादा भी आर्मी से रिटायरमेंट थे। मेरे खुद के रिटायरमेंट थे, मेरे खुद रिटायरमेंट थे। और अब बच्चों की तैयारी है सेना में। हाँ, सेना में तैयारी है, बना रहे हैं। अभी तैयारी हाँ है। जी। अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर भेजेंगे भेजेंगे और ऐसे लोगों के लिए भेजेंगे जो इनको सुधारेंगे। सर मेरा काम है बेहद ईमानदारी के साथ काम करना, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ी सी चोरी की थी। आई एडमिट सर, मैंने चोरी की। और अगर ये मैं नहीं कहता तो मैं ईमानदारी के साथ आपसे डिबेट अगले दिन नहीं कर सकता था। मालूम है क्या की थी मैंने? चोरी मैं बताता हूं। जब आप 3 बार बोला आपने क्या बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, मैं उसको बराबर रोकता रहा, बुलडोजर नहीं बुलडोजर नहीं, आज युद्धवीर और उस पर बात करनी है। जब आपने तीसरी बार भी कह दिया बुलडोजर, तो मैंने इनकी आवाज कान में सुन ली थी और माइक इनको दे दिया। ये मैंने चोरी की।
मैं चाहता तो रोक देता, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत अहम है ना। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। ये मेरी चोरी थी। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बट आप जस्ट कमिंग इन अ सेकंड, प्लीज कंप्लीट। ये जो जनता है, देखिए ये जो जनता है, जिनके भाई, जिनके बच्चे जो हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी है, वो फौज में जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। गुस्सा, रोष, फ्रस्ट्रेशन कहां से दिख रहा है? ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा जो मुंह से निकाल रहे हैं और अपनी विंग्स को भेज भेज के तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के झारखंड के एमएलए कहते हैं खून खराबा होगा। कौन से खून खराबे की बात कर रहे हैं? ये खून खराबा जो हो रहा है झारखंड में, क्या उसमें उनका हाथ है? प्लीज कंप्लीट आलोक, प्लीज कंप्लीट। या आलोक, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आलोक। देखिए प्रतीक, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यहां तमाम दर्शकों से एक अपील कर सकूं कि कृपया करके ड्राफ्ट निकाल के देखिए कि अग्निपथ है क्या और अग्निवीरों को मिलेगा क्या क्या। देश का हर आदमी देखे, खासकर वो लोग जरूर देखें जो आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं हैदरी साहब से ये पूछता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी तो बड़ा गरीबों की बात करती है, ये गरीबों की बात ही करते हैं या गरीबों की दलाली तक रह जाते हैं? ये योजना सबसे पहले उन गरीबों के लिए टारगेट की गई है जो 10वीं के बाद आर्थिक तंगी के कारण न तो आगे पढ़ाई कर पाते हैं और इधर उधर के कामों में, मजदूरी में, या कोई सूरत चला जाएगा, कोई बंबई चला जाएगा, कोई मजदूर बन जाएगा, दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। उनको टारगेट करके की गई है कि उनको हम शिक्षित भी कर सकें और 45,000 रुपए की नौकरी दे सकें, ताकि फौज में जहां पर रहना, खाना, पीना, कपड़ा सब फ्री है, वो 45,000 बचेगा उनका और वो घर भेज सकते हैं, अपनी झोपड़ी के मकान को पक्का कर सकते हैं गाँव में। और 4 साल के बाद अगर वो गांव लौटने की उनकी इच्छा होगी तो गांव में जो सम्मान मिलेगा एक सैनिक का, वो सम्मान कोई नहीं छीन सकता। सैनिक के नाम से हमारा गांव जाना जाता है। हैदरी साहब, अगर आप गांव से जुड़े हुए हो तो आप ये सम्मान का भी हकदार उस गरीब को नहीं बनने देना चाहते हैं। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर सैनिक में जाता है, ऑप्शंस इतने खुले हुए हैं। 4 साल में वो 10वीं से 12वीं की पढ़ाई कर लेगा, 21 साल की उम्र में निकलेगा तो वो ग्रेजुएशन कर सकता है, उसके पास 20-22 लाख रुपए होंगे। आपने सवाल पूछा उन्होंने, काम कर सकता है। एक शब्द को छोड़ के बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक शब्द अजय आलोक जी, दलाली आप करते हो, अमीर हैदर जैदी सत्ता की किसी और की दलाली नहीं करता। मैंने कह दिया दलाली शब्द को सुन लीजिए। नंबर 1 झूठ ये है कि 30,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, 21,000 रुपए उसके हाथ में आएगी, 9,000 कट जाएंगे। ये नंबर 1, इतना बड़ा झूठ मत। 12 लाख मिलेगा तो सर बाद में मिलेगा ना, 21 ही मिलेगा ना अब तो। अरे तो पूरी जिंदगी नौकरी मिलती है, वो सबको मिलती है, वो सर सबको मिलती है, तो आखिर में ही मिलता है। 30,000 मैं आया ब्रेक के बाद में फिर लौटता हूं। अरे साहब पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद ही मिलता है सर ईपीएफ, पीएफ। एक चीज और क्लियर करने दीजिए ना, 1 सेकंड के लिए 15 सेकंड। अगर ये सरकारी योजना थी, सुन लीजिए, मिलिट्री की योजना थी और मिलिट्री ने इसे डिजाइन किया है, जाहिर बात है सरकार का भी उसमें सहयोग रहता होगा डिजाइन करने में। तो सेना के जो सबसे चीफ थे, जो सरकार का हिस्सा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पीके सिंह साहब को पता ही नहीं ये योजना क्या है। वेरी क्विक, 1 मिनट बात मुकम्मल कीजिए। ये आंसर तो लूंगा मैं। 1 लाइन में बात मुकम्मल कर रहा हूं, 1 लाइन में। ये योजना देश के नौजवानों के लिए नहीं है। सर ये काम आरएसएस अपने नो सर, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। आरएसएस कहां से आ गया? ये आरएसएस कहां से गया? प्लीज क्लियर। सबसे पहले आरएसएस नहीं कर रही है ना। सबसे पहले शहीदों को आरएसएस अपने आज्ञा पालकों को वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी देश के हित में हो, कोई भी संगठन हो, आरएसएस भी उसमें शरीक है, आपका भी संगठन शरीक है। जो देश के हित में है उसे लिया जाना चाहिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 मेहमान हमारे बिहार से और पटना से जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। पप्पू यादव, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जन अधिकार पार्टी। पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोरोना के पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हुए, उनसे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आरजेडी के स्पोक पर्सन। भैया जी कहीं में अक्सर जुड़ते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पैनलिस्ट यहाँ पे लगातार मौजूद। जब मैं ब्रेक पे था, यकीन मानिए ब्रेक पे नहीं होता हूं, बिल्कुल उसी तरह चाक चौबत रहता हूं। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। ताऊ ने हमसे कहा कि पहले इधर आओगे या उधर जाओगे, हमारे साथ मौजूद हैं और
बगल के ग्रेटर नोएडा या नोएडा के गांव से आते हैं और साफे में देख के इनको बहुत अच्छा लगा। यही हमारी आन है, यही हमारी शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा पहले मेरी तरफ आओगे या उधर जाओगे, और मैंने ताऊ से कहा था कि चाचा मैं आपकी ही तरफ आऊँगा और मैं जाना भी चाहिए, बेटा उधर ही जाएगा जिधर बाप बैठा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उधर ही आऊँगा। और दूसरी बात ये थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, डिस्कशन चल रहा था एक 50 साल के व्यक्ति के बीच में और 20-22 साल के नवयुवकों के बीच में। इजराइल का भी संबंध आ रहा था, इजराइल का भी नाम कान में पड़ रहा था, और कहीं यह भी जिक्र आ रहा था कि 21 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे या हमको रिटायर कर दिया जाएगा तो यकीन मानिए फिर मेरे पास क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ना तो मेरे पास कोई मेडिकल की फैसिलिटी, ना कुछ। ये भी सवाल आ रहा था, ये भी हमने सुना। और यकीन मानिए ये बात अभी मैंने कहा कि जब आप डिबेट कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, इसमें यही फर्क होता है। डिबेट में आप सिर्फ मशगूल होते हैं, बातचीत में आप सारी चीजें सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहता हूं। पप्पू जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 10 राज्यों में ये प्रदर्शन शब्द तो ठीक है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उपद्रव में तब्दील हो जाए तो जिम्मेदार कौन है, मैं जानना चाहता हूं। पप्पू जी, आवाज आ रही है आपके पास? मैं जानना चाहता हूं उपद्रव के लिए कौन जिम्मेदार है? जी मैं जानना चाहता हूं उपद्रव के लिए जिम्मेदार कौन? के लिए जिम्मेदार कौन है? जी, भारत सरकार, उसकी पॉलिसी, हिटलर, मुसोलिनी और चंगेज खां की टीम। ना किसी का सुनना ना जानना। 900 किसान को मारने के बाद देश को हिंसा पप्पू जी तब तो ये बहुत आसान हो गया। पप्पू जी तब तो ये बहुत आसान है। घर में तो रोज चीजें जला दी जानी चाहिए तब तो, फिर क्योंकि अगर हमें कोई बात बड़ी भाई की ठीक नहीं लगती तो जला दीजिए घर। सर ये आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे सर, आप जलाने की बात नहीं है। फिर सर जलाने सवाल ही नहीं उठता सर। जो आदमी कोरोना में लाखों लोगों को बचाया हो, करोड़ों लोगों तो फिर गलत बयानी क्यों? बाढ़ में या हर जगह आपने पूछा कौन? मैंने कहा कि जलाना गलत है, लेकिन यह परिवेश और परिस्थिति पैदा कैसे होती है। हम देश के अन्य जगहों पर दूसरे कंट्री से माफी क्यों मांग रहे हैं? हम डॉलर के नीचे क्यों आ गए? हम आज जिस पर बात कर रहे हैं पप्पू जी, हम जिस पर आज बात कर रहे हैं, पप्पू जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। पप्पू जी मैं आपके कार्यों की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आपसे एक सीधा सवाल करोड़ नौकरी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जन अधिकार पार्टी नौकरी कहां गई? पप्पू जी मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। जन अधिकार पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, मुझे ये बताइए कोई प्लान, कोई स्केच, कोई रोड मैप आपके पास नौकरियों को लेकर है, या कोई आप दे सकते हैं, या इस तरह का कोई प्लान आपके पास मौजूद अगर है इससे अच्छा तो आप मुझे बताइए। तो मुझे बताइए, शेयर करिए, तमाम सारे लोग बैठे हैं, देश सुनना चाहता है। सर सबसे बड़ी चीज है कि आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस हिंदुस्तान 67 लाख या 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी से आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ युवाओं को कुछ नहीं दे पाएंगे। आप लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ लगभग लोगों की रोजगार छीनी गई। 50-60% प्राइवेट नौकरी चली गई। आप 24 के एक साल पहले पप्पू जी सीधे सवाल का सीधा जवाब होता है। पप्पू जी सीधे सवाल का सीधा जवाब ये होता है कि इसके लिए मैंने सवाल पूछा था कोई रोड मैप, आपने जवाब नहीं दिया। कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने घर की तस्वीरें जलाने लगिए, अपने घर के लोगों को जला दीजिए, अपनी ट्रेन जला दीजिए। 34 ट्रेनें पप्पू जी, 34 ट्रेनें हैं, 72 ट्रेनें निरस्त, लेट हुई, 34 ट्रेनें निरस्त हुई, और सब ज्यादा बिहार की थी। क्यों? आखिर क्यों? पहले बोल तो लेने दीजिए जनाब। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, कोरोना में भी 1033 ट्रेन बंद हुई, आज तक नहीं चालू हुआ। हिंसा नहीं करिए कोई, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर, सिर्फ अपना बोलिए नहीं, आप सिक्योर करिएगा कि नहीं युवाओं के मन को, किसानों को। आप जब हिंसा होती है तो उम्र को तय कर देते हो। आप असम राइफल में आरक्षण की बात कर देते हो। आप पहले तटस्थ होकर के किसी पॉलिसी की क्यों नहीं बनाते? राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट को बनाते राइट सर। पप्पू जी उसका रिपरकेशन पप्पू जी मैंने आपके सवाल को लिया, की भावना हो। पप्पू जी मैंने आपके सवाल को लिया, बहुत सीधा सवाल मैंने पूछा था, ठीक है। मैं आलोक जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने क्यों कहा था यह सुनियोजित साजिश है? आप तो बहुत गलत हैं, आपने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया। आपको तो माफी मांगनी चाहिए सारे लोगों से। आपने क्यों कहा कि तुरंत पेट्रोल में भीगे कपड़े आ गए? आपने ये क्यों कहा कि हमारी ट्रेनें जला दी गई?
आपने ये क्यों कहा कि धरपकड़ होगी? ये तो बहुत गलत बात है, ये तो आलोक जी कहना ही नहीं चाहिए था आपको। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड आलोक जी। ऐसा है कि ये सिर्फ मैंने नहीं कहा, आज पुलिस मुख्यालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, आगे भी लोग पकड़े जाएंगे। मेरा बस ये मानना है एक बात कि जब पूरी जानकारी नहीं हो तो उस पर पूरी जानकारी पहले एकत्र कर लेनी चाहिए। क्या ये सही नहीं है कि 2019 में 78,000 भर्तियां हुई थी? और क्या ये सही नहीं है कि आने वाले दिनों में इसी अग्निवीर के तहत हम 1.5 लाख से ऊपर फौज में भर्ती करने जा रहे हैं? तो क्या इससे किसी को दिक्कत है कि अगर फौज में दुगने से ज्यादा भर्ती हो जाएगी? और रोटेशन डायनेमिक्स के हिसाब से 75% को 4 साल के बाद उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा और फौज की कैपेसिटी पहले से 10% ज्यादा हो जाएगी। तो अगर भारतीय सेना अगर जवान होती है, सशक्त होती है और सबसे अच्छे लोग 25% भारतीय सेना में रह जाते हैं, भारतीय सेना हमारी मजबूत होती है, तो इससे दिक्कत क्या है भाई? नहीं पप्पू जी, ये तर्क भारतीय सेना को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। पप्पू जी तर्क ये ठीक नहीं है। आलोक जी पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी हैं और तर्क के साथ बात कर रहे हैं। आज मैं आपकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, आप ग्राउंड रियलिटीज पे काम करते हैं। पप्पू जी आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं। कौन कुतर्क कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आप हर चीजों को जस्टिफाई, पढ़े लिखे, मैं जानता हूं इन पढ़े लिखे लोगों को टीवी पर बहुत सारे दुनिया में। आप किसान और जवान और मजदूरों को हमेशा गाली मत दीजिए। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई पॉलिटिशियन, ये बताइए ना, एक गरीब का लड़का, झोपड़ी से निकला हुआ लड़का जो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सकता है आर्थिक तंगी के कारण, अगर वो नौकरी लेता है और अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेता है, उसमें आपको क्या परेशानी है? मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कहना चाहूंगा। आजाद हिंदुस्तान के पहले से आज तक जो सैनिक, चाहे सीआरपी, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को वर्ल्ड में मजबूत किया, क्या वो युवा वीर नहीं थे? एक दूसरी चीज, इनसे पूछो कि 18 करोड़ नौकरी की क्या हुई। इनसे पूछो कि लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ रोजगार भारत के हाथ से छीने गए, वो क्या हुआ? इनसे पूछो कि 1 रैंक 1 पेंशन, यानी पेंशन और अलाउंस को खत्म करके ये या कहते हैं कि डिफेंस के बजट को हम और मजबूत करना चाहते हैं। ये कैसी सरकार है जो मनमोहन सिंह को गाली देते थे कि डिफेंस के बजट के लिए कोई कमी नहीं होगी। पप्पू जी मैं एक बात, देश की बॉर्डर पर नहीं रैली नहीं, पप्पू जी ऐसे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं आ गया। ऑफकोर्स मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं सर, बस मैं ले आ रहा हूं। पप्पू जी आ रहा हूं जी। ताजी उम्र क्या हो गई आपकी? बता दूंगा मैं अपने आप। क्या बात है जी। मैं चिरंजीलाल मेरा नाम है, सरपंच, सारी जिंदगी सरपंच रहा हूं और 83 का अगस्त में मैं 84 साल का हो जाऊंगा। क्या बात, ये मेरी उम्र है। 20 एकड़ का मैं जो है किसान भी हूं, 20 एकड़ जमीन है मेरे पास, बल्लभगढ़ से आता हूं। बात रही अब इस बात की, जब पक्ष और विपक्ष इकट्ठा हो जाता है तो वो विषय पे बात नहीं करते। पक्ष विपक्ष को दबाना चाहता है, विपक्ष पक्ष को दबाना चाहता है, इसी पे चर्चा होती रहती है। वो ये ना समझे कि ये इसमें जो है अच्छाई बुराई की क्या बात है। अब जो ये दुर्घटना हुई है, ये जो छात्र जो बहकाए हैं, इनमें जो है विपक्ष है, मौका मिल गया, विपक्ष को मौका मिल गया। क्यों? विपक्ष तो हर वक्त पक्ष को दबाना चाहता है। कमी हमारी क्या रही? कमी हमारी यही रही कि जैसे किसान आंदोलन को जो है हमारी सरकार, मैं सरकार के पक्ष में हूं, हमारी सरकार उसकी अच्छाई बताने में कामयाब ना रही, उसकी एकदम फोड़ दी। ऐसे ही इस जो अग्निपथ की जो पुड़िया ही इसको दबाए रखते, इस पुड़िया को दबाए रखते और 10 दिन तक पकाते रहते, टीवी के मान से, अखबार के मान से इसकी अच्छाई बताते
कि इसमें ये अच्छाई है और ये अच्छाई है। फिर जब इस पुड़िया को खोलते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफकोर्स सर, मैं आया। विशाल कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं आ रहा था जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बिल्कुल आपने बात सही कही, और ये बात सच है कि कभी कभी बड़ी बड़ी डिबेट में, बड़े बड़े भाषण में चीजें नहीं निकलती और गांव की पंचायत में निकल के आ जाती। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विशाल जी प्लीज कंपेंट। देखिए मैं आ रहा हूं आरजेडी के पास, आ रहा हूं मृत्युंजय जी, आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। प्रतीक जी, अभी जो लोग बात कर रहे थे कि ये गलत है या क्या है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि 2030 तक हमारी सेना में युवाओं की आबादी कितने % रह जाएगी? 50% से कम। आज की डेट में एवरेज आयु कितनी है? 32। तो आप सेना को युवा बनाना चाहते हैं या सेना को आप रिटायर्डेड रखना चाहते हैं? और प्रतीक जी, एक बात समझनी होगी, उसकी मेरिट नहीं बताई जा रही। सवाल जिसे मैंने कहा ना, ऑन एन एवरेज ग्रेजुएशन के बाद 25, 26, 27 साल में प्रतीक जी नौकरी लगती है। 17 साल में अगर नौकरी लग रही है तो क्या बुरा है? नंबर 1 मैं दे रहा हूं, 4 साल की नौकरी करने के बाद 21 साल सरकार पढ़ा भी रही है। आपको कुछ और करना है तो 21 के बाद यूपीएससी दीजिए, 21 तक ग्रेजुएशन हो जाएगा, सीडीएस दीजिएगा। और प्रतीक जी, एक बात और, मेरिट को बनाए रखिएगा तो 25% तो एब्जॉर्ब हो ही रहे। अगली बात प्रतीक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 75% फोकस है जो रूरल हमारी पॉपुलेशन है, जो शहर की तरफ माइग्रेट करता है युवा, उसको स्ट्रीम में लाने की जरूरत है कि ताकि हर ब्लॉक, 6 लाख ब्लॉक हैं हिंदुस्तान में, 6 लाख ब्लॉक में हर ब्लॉक से रिक्रूटमेंट हो। लेकिन ताकि आर्मी का जो कैरेक्टर है वो एक नेशनलिस्टिक कैरेक्टर जो है वो। अब मृत्युंजय जी बताएंगे, मृत्युंजय तिवारी जी। एक सवाल प्लीज, वेरी क्विक। जितने लोग आपके पैनल पर इसका अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा है, हाँ या ना? और अगर ड्राफ्ट पढ़ा है तो हमको ये बता दें कि पहली रिक्रूटमेंट कितने की होने जा रही है? 46। भ्रम फैलाना, केवल भ्रम फैलाना। जी मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी, आप क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? और जो इन्होंने पॉइंट कहा कि अगर यूथफुल हो रही है आर्मी, 32 एवरेज एज है, जवान हो रही है आर्मी, तो कोई कष्ट है क्या? और एक चीज और इनसे जोड़ दीजिएगा कि क्या पहले एसएससी नहीं होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता था क्या? भर्ती होती थी इतना नहीं बताइए ना मुझे आप, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं था क्या? कितने साल का था? कितने साल का था? ये जो 17 में लगे, अरे गलत आप भ्रम फैलाते हैं। यू आर जस्ट आप लोग केवल बर्बाद करने के लिए आप लोग आ जाते हैं, सरकार की गलत नीतियों का समर्थन भड़काया जा रहा है। आप लोग 17 साल में मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है। आप लोग गलत मृत्युंजय तिवारी जी का नाम बुलाया मैंने, फिर मैं आता हूं। मृत्युंजय तिवारी जी का नाम, ऑफकोर्स विरेंद्र जी मैं आता हूं, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी पटना से। जी मृत्युंजय जी, आखिर विरोध क्यों? प्रतीक जी, विरोध इसलिए कि अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ ही होता है आग के रास्ते पर। तो आग के रास्ते पर नौजवानों को धकेल कर आप देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसी तरह के देश में नौजवानों का आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। हम फिर भी सभी नौजवानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रखें, लेकिन जिस ओर बेरोजगारी की आग चारों ओर लगी हो और नौजवानों को ये उम्मीद थी कि 2 वर्षों से सेना की भर्ती प्रक्रिया बंद है तो ये निकलेगी, वो तैयारी कर रहे थे। आपने रातों रात सेना भर्ती प्रक्रिया में अमूल चूल परिवर्तन करके न किसी से सलाह ली, न किसी से राय ली। आम राय बनानी चाहिए थी। आप रातों रात नियम बनाते हैं, योजना लाते हैं और थोप देते हैं। ये ठेके की प्रथा शुरू कर देते हैं। यहाँ भी बाजारवादी सोच। नौजवानों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, उनके सीने में आग लगेगी तो वो इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे कोई भाई कह रहे थे इसमें अच्छा राइट सर, मैंने लिया बिल्कुल। दोनों सवाल हैं, एक तो ये कि आपने सेना के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और दूसरा आप जवाब देंगी बीजेपी की बच्चे के जो युवा है उसके भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो कि वो आरजेडी के कह रहे हैं। भाई ये दोनों के सवाल पहले पॉइंटेड आउट जवाब दीजिएगा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, सेना के साथ कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 34 साल की सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ, और जो भी इस पॉलिसी में है, जो भी इस अग्निपथ के जो प्रोग्राम में है, वो बिल्कुल सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, सेना कमजोर होगी या सेना मजबूत होगी? दृष्टिकोण का फर्क है। उन्होंने बोला कि अग्निपथ पे आप युवाओं को आग में धकेल रहे हैं, परंतु मैं विश्वास रखता हूं कि कोयले को जब तक आप कोयले को तापेंगे नहीं, तब तक वो सोना नहीं बनेगा। तो सीधी सच्ची बात है, आपको समझना पड़ेगा कि हर फौजी उस अग्निपथ से ही गुजरता है। अब भाई मैं नहीं जानता कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये कैसे बोलते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, अरे सर, कार्यकर्ता बने बगैर तो मिनिस्टर भी नहीं बनता है। ये तो मृत्युंजय तिवारी जानते हैं कि पहले घिसना पड़ता है, कार्यालय के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, रैलियों में जाना पड़ता है, और यहाँ पे तो लेफ्ट के लीडर भी खड़े, लाठियां भी पड़ती हैं, उसके बाद मिनिस्टर बनता है। चुनाव जीतो फिर मिनिस्टर, नहीं पहले जीत के एमएलए बनो फिर कहीं मिनिस्टर। वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे युवा लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि फौज में जो है, केवल एक सोल्जर यानी कि एक सैनिक केवल बंदूक लेके ही नहीं काम करता। फौज का एक टिपिकल टर्म है जिसे बोलते हैं टूथ टू टेल रेशो, यानी जो लोग, कुछ लोग आगे लड़ते हैं और कुछ लोग 70% लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, 3:7। हाँ जी, तो उसमें जो ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो आप सीख सकते हैं, और उन स्किल्स का बहुत उपयोग बाहर आके होता है, परंतु उनकी कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग सोच रहे हैं कि हर इंसान जो है। जी नौजवान खड़ो, जल्दी 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 जल्दी। जी मैं ये कह रहा था कि वो बोल रहे थे कि युवाओं को मतलब ज्यादा फायदा मिलेगा इससे 4 साल के। 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे जो 75% बच जाएंगे? मैं बताता हूँ, बिल्कुल सुनूंगा, सवाल सुन लिया इसीलिए उठाया जी। मैं बताता हूँ, आप जब बाहर रहेंगे तो आपके पास एक स्किल सेट होगा। आपको देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ओरिएंटेशन यानी आपको झुकाव मिलेगा, और ये सब जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये आप किसी भी कंपनी के आप ओनर से बात करेंगे, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास ट्रेनिंग होगी, स्किल होगी, और उसके बाद आपको और पुलिस, राज्य पुलिस में कई लोगों ने कहा है वहां पे 2 चीजें बचेंगी, और मैं वो भी बता देता हूँ बेटू, 2 चीजें बचेंगी। एक है फाइनेंस। आप तो ऐसे कह रहे हैं वीरेंद्र जी जैसे आप तो सब डिप्टी कलेक्टर बनाए दे रहे थे। मौका फौज का तो आपने यूपीएससी करवा दिया था। क्या बात करते हैं आप? जी जी, हाल के 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, सोल्जर्स को। हाँ, तो विधायक हैं, जो सांसद है, उन लोगों को क्यों इतना दिया जाता है? पेंशन। हाँ, पेंशन, और प्लस वो लोग 5 साल के बाद जीवन भर इसमें ये सारे लोग एक हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, ये मुझे मालूम है। इसमें कोई सवाल का जवाब नहीं देगा। ऑफ कोर्स मैं एक बात लास्ट में जोड़ना चाहता हूँ वेरी क्विक, कि केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम्स बहुत सारी हैं, आयुष्मान है, उसमें कहीं बहुत सारी चीजें अटैचमेंट फैमिली की जा सकती है, उनको ये कवर दिया जा सकता है, और निश्चित तौर से इस पर विचार होना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, बाकी बहुत सारे लोगों का शुक्रिया, मैं सवाल नहीं पूछ पाया। थैंक यू सो मच।